बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सपेरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली अगर कंडीशन की बात की जाए तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है कि फॉर बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। यानी जब हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम है तो वही दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसको रिलेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो बेसिकली डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कैटेगराइज करते हैं हम डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम उसमें हम बात करते हैं फोर्स की, और डायनेमिक रोटेशन इक्विलिब्रियम यानी रोटेट हो रही है। तो जब कोई चीज रोटेट हो रही है तो उसमें टर्निंग इफेक्ट आ होता है। टर्निंग इफेक्ट मीन टॉर्क। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम में टॉर्क आ जाता है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में क्या आ जाता है? बेसिकली फोर्स। यहां तक आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्वेशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बेसिकली जब उसको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो हमने बात की है कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या बात करते हैं कि हम उसमें डील करते हैं फोर्स को। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। मीन के एक ऐसी कंडीशन जिसमें जितनी की जितनी फोर्स लग रही हो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने से पहले थोड़े बहुत हम इसकी थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके जो है वो बेसिकली जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किस चीज की बात करते हैं? फोर्स की। यहां तक आइए सबको क्लियर होगा, फिर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पढ़ा था। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट और मूविंग इन कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करें तो हम बोलते हैं कि ये बेसिकली ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी एग्जांपल की बात, तो एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। मीन सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर जीरो नहीं होगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे नहीं रहेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात की है, हम इसके चीज को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में बात की थी कि उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स को। फिर हमने कहा था कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट उस वक्त तक रेस्ट पे होता है जब वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। फिर हमने लास्ट में बात की कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्विलिब्रियम जिसके अंदर हम सम फोर्सेस को सम कर दें तो बेसिकली इसके इक्वल आ रही है जीरो के इक्वल। ठीक है, उसके बाद हम डेली लाइफ में एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली एग्जांपल देख लेते हैं, कार एट स्टॉप लाइट। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या? बेसिकली कार एट स्टॉप लाइट। कार एट स्पॉट लाइट के एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करी है। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो लेट्स सपोज हमारी कार किसी जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली कार रुकी है, कार मूव नहीं कर सकती, या कार खराब है, या कार रेस्ट पे है, या उसमें पेट्रोल नहीं है, कार एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप कार से बाहर निकलना जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप कार से बाहर निकलने जा रहे हैं तो इसके अंदर सेवरल फोर्सेस इंपैक्ट कर रही होंगी। बेसिकली अगर फोर्स की बात की तो हमारे पास लातादाद फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल, टेंशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कूलम फोर्स। ठीक है, ये मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स है, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जब
कि कार एट स्टॉप लाइट के एक जगह पे कार रुक गई है किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम में, जैसे लेट्स सपोज पेट्रोल नहीं था, लेट्स सपोज आगे जो है इशारा लगा हुआ है, यानी किसी वजह से कार आपकी रुकी हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है कि उससे बाहर निकलना है, ठीक है। बेसिकली उससे बाहर निकलने से पहले कार के अंदर डिफरेंट फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। तो अब डिफरेंट फोर्सेस लग रही होंगी कैसे? अब इस फोर्स में मतलब कि जो डिफरेंट फोर्स कार पे लग रही होंगी, अब उसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, ठीक है। कैसे लग रही होगी और मतलब कि सारी चीज़ें आपस में जीरो के कैसे होंगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें फोर्स की बात की जाए तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होगा। अब ग्रेविटी का मीन क्या होता है कि हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रहना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ठीक है, जो डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं 6 से छलांग मारूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से मैं ज़मीन पे आ गिरूंगा। तो जो कार में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, ठीक है। उसके बाद कार के ऊपर जो है वो एयर रेजिस्टेंस पड़ी होगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स पड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद जो कार को एक डाउनवर्ड से फोर्स लग रही होगी अपवर्ड की साइड, ठीक है, टू कैंसल फोर्स ईच अदर, ठीक है। अब दो फोर्स लग रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक रोड की फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और रोड की फोर्स अपवर्ड लग रही है, जो दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रही है, और हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ रही है? 0 आ रही है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें कि जो हमारे पास कार की एग्जांपल थी उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसी है, तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसी है कि टू कीप योर कार एज रेस्ट द फोर्स एक्टिंग इट मस्ट बी एड अप टू 0, ठीक है। यानी आपकी कार को रेस्ट पे लाने के लिए जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए। कैसे 0 होगी? कि द फोर्स पुलिंग द कार डाउनवर्ड, यानी द ग्रेविटेशनल फोर्स पुलिंग द कार डाउनवर्ड एंड द रोड फोर्स पुलिंग द कार अपवर्ड, both forces cancel each other effect, so resultant force is 0। मीन के जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कार की डाउनवर्ड लग रही है और जो रिजल्टेंट जो रोड की फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, जो एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि टू अपोजिट फोर्स आर इम्पैक्टिंग, ठीक है। जब दो अपोजिट फोर्स लग रही होती है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0। हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने बात की है कि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करी थी गाड़ी, ठीक है। मीन मैंने क्या कहा था कि गाड़ी से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और रोड की फोर्स लग रही है अपवर्ड, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे होते हैं, जो कार को बैलेंस कर रही होती है और कार रेस्ट पे रहती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी इसी कार की एग्जांपल से कि वो बैलेंस नहीं रहेगी। कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गई है, तो बेसिकली क्या हो जाएगी कि जो हमारी गाड़ी होगी वो ज़मीन के अंदर चलती जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगी तो हमारी गाड़ी ज़मीन के अंदर चलती जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मतलब कि लेट्स सपोज कोई कच्ची जगह है जहाँ पे बेसिकली जो रोड की फोर्स है वो कम है, तो जब वहाँ पे खड़े होते हो तो आप ज़मीन के अंदर धंसे जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर रोड की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी तो बेसिकली क्या होगा? वो चीज़ जो है वो अपवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगी, यानी रेस्ट पे नहीं रहेगी, उसमें मूवमेंट आती रहेगी। तो बेसिकली ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ जाते हैं और उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखा है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0, यानी जितनी की जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो 0 के इक्वल होंगी। मीन अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ऑफ टोटल फोर्स या ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जितनी फोर्स लग रही है F1 F2 F3 F4 F5, F1 F2 F3 F4 F5, ये सब की सब फोर्स आपस में इक्वल हो गई। जब इक्वल होगी तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, यानी टोटल फोर्स हमारे पास इक्वल आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स 0। तो बेसिकली हमारे पास का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि F ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू समीशन F ऑफ K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू N एंड K इज इक्वल टू 1, यानी 1 से लेके जहां तक N फोर्सेज होंगी वहां में हमारे पास नेट फोर्स कितनी आ रही होगी? 0 आ रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और चीज़ आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको इजाफे में बता दूं कि जो हमारे पास पॉलीगॉन में फोर्सेज होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं? 0। पॉलीगॉन में क्या होता है कि F रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 F3 F4 सब के सब फोर्स किसके इक्वल होती हैं? मस्ट बी 0, ठीक है, टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसके बाद अगर फर्दर देखें तो हमने फोर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो मेरे पास F रिजल्टेंट आ रही थी, ठीक है। F रिजल्टेंट के कॉलम में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ रहा है जिसमें कह दूंगा I इज इक्वल टू N, I इज इक्वल टू 1, ठीक है, और F
आई एक्स, ठीक है, जो शो कर रहा होगा किसके बारे में कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ में लिखूंगा कंपोनेंट आई वेक्टर। उसके बाद मैं दूसरी फोर्स को डिस्कस कर लेता हूँ, आई ऑफ एन, आई इज इक्वल टू 1, एफ आई ऑफ वाई, जो शो करी होगी कि ये वाई एक्सिस की फोर्स है, जिसके साथ मैंने जे यूनिट वेक्टर भी लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली जब एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो है वो एफ आई ऑफ एक्स एंड एफ आई ऑफ वाई ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन होगी, जिसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रही है 0। तो इस इक्वेशन पुट करने होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ रही थी। उसके बाद हम मूव करते हैं जो हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले एक दो चीज़ें आपको बता दूं। तो बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पहले हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में पहले एक्सप्लेनेशन की थी, फिर डेरिवेशन की, जिसमें पहले डेरिवेशन कर लेते हैं फिर एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी 0। मीन उसमें फोर्स इसमें टॉर्क, टोटल टॉर्क किससे इक्वल है 0। मीन सेम सिचुएशन हो जाएगी कि टॉर्क ऑफ नेट इज इक्वल टू T1 प्लस जितनी भी टॉर्क है T2 T3, ठीक है, सब किसके इक्वल आ रहे हैं 0 के इक्वल। तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर फर्दर मूवमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर इसमें क्या है। तो जब हमारे पास ये 0 आ गई है, ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन में उसमें फोर्स लग रही थी। अब फोर्स लग रही थी बेसिकली एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो बेसिकली उसमें फोर्स थी, इसमें टार्क, ठीक है। टार्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट। तो बेसिकली टार्क प्रोड्यूस ही तब होता है कि जब उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट। तो टर्निंग इफेक्ट कंपोनेंट का जब क्या होता है कि जब कोई कंपोनेंट सर्कल में मूव करो। तो बेसिकली अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इसके अंदर आता है डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, इसमें डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर इसके लिए फर्दर लिखूँ जो इसके लिए एंड लास्ट का फॉर्मूला आता है, टॉर्क ऑफ नेट इज इक्वल टू समेशन साइन आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। टॉर्क ऑफ आई इक्वल टू 0, मीन कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होगी वो किसके इक्वल आएगी 0 को इक्वल आएगी। तो उसके अंदर हमने बात की थी, उसके अंदर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को क्यों ले रहे थे, क्योंकि वो लीनियर फोर्स थी। तो लीनियर फोर्स को हम उसको फर्दर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये रोटेटरी है। रोटेटरी मीन जब कोई चीज़ रोटेशन में आ जाए तो उसमें दो कंडीशन होती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि टॉर्क में क्या हो जाएगा कि टी एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज एंड टॉर्क क्लॉकवाइज आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी इसके ऊपर डाल रहा हूँ और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं टोटल टॉर्क की बात करूँ, टोटल नेट इज इक्वल टू जो क्लॉकवाइज में लग रही है प्लस जो एंटी क्लॉकवाइज में लग रही है, ठीक है। अब बेसिकली हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में टॉर्क यूज हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन में फोर्स यूज हो रही थी। फर्स्ट में आ रहा था डायनेमिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, इसमें आ जाएगा डायनेमिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद अगर फर्दर बात की जाए तो बेसिकली हम उसमें जो एग्जांपल आ रही थी कि अ कार या जो भी चीज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, इसमें क्या होगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। सर्कल में मूव करी होगी तो एंगुलर वेलोसिटी, जब लीनियर मूव करेगी तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर फर्दर देखेंगे और क्या चीज़ है इस एक्सप्लेनेशन में। तो बेसिकली जैसे उसमें हमने एग्जांपल दी थी कि कार एक जगह पे रेस्ट पे खड़ी हुई है। तो बेसिकली हम अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो बेसिकली एग्जांपल क्या होगी जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डोर बेल। हम डोर का जो लॉक होता है ना, डोर नॉब, उसको जब रोटेट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर आ जाता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम डोर को घुमाते हैं, ठीक है, तो डोर पहले बेसिकली रेस्ट पे होता है। जो ही हम उसको घुमाते हैं तो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हम उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ओपन हो रहा होता है। उसके अलावा जो हमारी एग्जांपल होती हैं कि जो हमारे पास सीलिंग का फैन होता है वो भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। उसके अंदर हम डिस्कस कर लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हम फर्दर चलते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी
हमने एक एग्जांपल कर लिया डोर नैप, उसके बाद सीसा, आपने पढ़ा होगा टारगेट टॉपिक में सीसा, ठीक है। अब जहन में क्वेश्चन आता सीसा तो रोटेशन नहीं कर रहा था, तो बेसिकली जब सीसा पे हम फोर्स लगा रहे थे तो वो आप फोर्स में डाउनवर्ड लगा रहे थे, वो डाउनवर्ड यूं सीधा नहीं आता, वो यूं नीचे जाता है, ठीक है, यानी सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो सीसा, उसके सीसा में क्या होता है कि क्लॉकवाइज, फिर उस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज उधर से एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों साइडें आपस में बैलेंस हो रही होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गया, सीसा आ गया, ठीक है। उसके बाद डोर नॉब आ गया। तो ये बेसिकली जितनी भी एग्जाम्पल थी रोटेटरी की वो इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि नीड फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ कपल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड बट स्टिल ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू रोटेट, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, हेंस वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जब किसी बॉडी को कपल, व्हाट इज मीन में कपल, कपल की अंदर में एग्जांपल पड़ी थी कि जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कपल आ जाएगा। अब लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ कपल द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो यानी पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं जो सेटिस्फाई हो रही है, बट स्टिल द ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू रोटेट, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम नहीं होता, जिसके लिए हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। मीन के लेट्स सपोज मैं आपको डोर की नॉब की एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप जब आप डोर के नॉब को ओपन करते हो, ठीक है, आप उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी देती है, ठीक है, जिस वजह से वो रोटेट करता है। अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाई है। अब हम बात कर रहे थे डोर नॉब के एग्जांपल के, वो कैसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों को सेटिस्फाई करके चीज बताता है कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। जैसे हमारे पास एक डोर को हमने ओपन करना है, तो डोर के जहाँ पे लॉक हो तो वहाँ पर डोर नॉब लगा होता है, ठीक है। जो ही हम डोर नॉब को बेसिकली रोटेट करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जो हम डोर नॉब होता है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है। जब वो फोर्स लगा रहे होते हैं तो फोर्स लग रही होती है बेसिकली द फोर्स अप्लाइड बिकॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिंग, बेसिकली अच्छा ये हिंग, हिंग का मतलब क्या होता है कि जो दरवाजा है, जो दरवाजे के मतलब के उनको क्या बोला जाता है, जो दरवाजे के जिसके क्रॉस रोटेट करा होता है, जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे हमने डोर को ओपन किया तो जो उसके कब्जे जिसको बोला जाता है, ठीक है, उर्दू में कब्जे बोला जाता है और इंग्लिश में हिंग्स बोला जाता है, ठीक है। जो हिंग्स है उनके क्रॉस रोटेट करा होता है, तो बेसिकली जो हमने उसको ओपन करने के लिए वो फोर्स आ गई है, और जो दरवाजे से लेके जिस एक्सिस तक वो रोटेट करना है वो क्या आ जाता है, पोजीशन वेक्टर, जिसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है और वो दरवाजा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के टॉपिक को डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह ने के बाद।